Dr. Wise, the channel for true story lover. अनोखा एडवेंचर किस्त नंबर 2। अगर आप अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर वाइस पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। अब बढ़ते हैं इन कहानी के अगले हिस्से की तरफ। दरख्त के नीचे हम तीनों ने मिलकर गड़ा खोदा और यूं इस रेगिस्तान में पहली कब्र तैयार हो गई। ये कब्र हमारी मोटरसाइकिल बाइक की थी। हमने बाइक को ये सोचकर जमीन में दफन कर दिया था कि हम में से कोई भी जिंदा सलामत घर चला गया तो वो वापस यहाँ पर आकर उसे ले जाएगा। हंडा कंपनी की 125 सीसी बाइक काफ़ी अच्छी हालत में थी। 20 मिनट बाद हम बाइक को ज़मीन के हवाले करके फारिग हो चुके थे। वसीम और नासिर ने मेरी जानिब देखते हुए कहा कि जिद छोड़ दो, हमारी बात मानो, आओ इकट्ठे चलते हैं, कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन मैं वापस जाना चाहता था। मुझे आगे मौत नजर आ रही थी। और फिर वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाते हुए वहां से निकल गए। मेरी आंखों में पहली बार आंसू आए थे। मैं भीगी आंखों से देर तक उन दोनों को देखता रहा और फिर वो दोनों ऊंचे नीचे टीलों में गुम हो गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा कि इस हालत में 8-10 घंटे का सफ़र कर पाऊंगा या रास्ते में ही हिम्मत हार जाऊंगा। जो भी था यहाँ पर बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था कि कदमों को घसीटते हुए वापसी के लिए निकल जाऊं। और फिर मैं भी चल पड़ा जिधर से हम आए थे, इस तरह चल पड़ा। मगरिब की जानिब सूरज थोड़ा सा मजीद झक चुका था, लेकिन अभी तक गर्म लो के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं सही समत में चलता रहा तो मुकम्मल अंधेरा होने तक अपने गांव के काफ़ी करीब पहुंच जाऊंगा और फिर किसी ऊंची टिकोरी या दरख्त पर चढ़कर रोशनियां तलाश करने की कोशिश करूंगा। रात के अंधेरे में जिस तरफ से रोशनी आएगी वहां पर यकीनन आबादी होगी और मुझे मदद मिल जाएगा। ये सोचकर मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हुआ और मेरे बेजान कदमों में तेजी आ गई। गर्म हुआ कई बार बगुलों की शक्ल इख्तियार करके छोटे सी अंधी की शक्ल इख्तियार कर लेती थी और गर्म रेत के जर्रे चेहरे से टकराते तो यूं लगता कि छोटी छोटी कंकरियां लग रही हों। थोड़ा आगे जाकर मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि जिस रास्ते से हम आए थे वहां पर हमारे कदमों और बाइक के टायर के निशानात सिरे से ही मिट गए थे। ये तशवीशनाक सूरत हाल थी। मैं इन निशानात को देखकर आसानी से वापस जा सकता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि रेगिस्तान में रेत हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, नए निशान बनाती है और पुराने निशानात मिटा देती है, और ये अमल मुसलसल चलता रहता है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अंदाजे से वापस चलता रहा। मेरी नज़रें तेज़ी से आसपास घूमती रहती थीं। मैं नहीं चाहता था कि किसी जहरीले सांपा बिच्छू का निशाना बनूं। अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी मौत यकीनी थी। जिस्म से कुव्वत बर्दाश्त तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए जहर का असर सीधा दिल पर हो सकता था और फिर चंद कदम भी चलना मुहाल हो जाता और उसी जगह गिरकर मौत को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता। रेगिस्तान के इस हिस्से में अभी तक मुझे कोई दरिंदा या बड़ा जानवर नजर नहीं आया था। बस कभी कभार कोई जंगली बली या न्योला एक झाड़ी से दूसरी में जाता दिखाई दे देता था। हो सकता है रात होने पर बड़े जानवर भी निकल आते, क्योंकि मैंने सुना था कि गीदड़, सहराई लोमड़ियां और जंगली सुअर इस हिस्से में बकसरत पाए जाते हैं। अब मुझे चलते हुए 1.5 घंटा हो चुका था। इस दौरान मैंने कई बार मोबाइल फ़ोन निकाल कर देखा कि शायद कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन हर बार नाकामी ही मुकद्दर ठहरी थी। अब सूरज गुरूब होने में 1-1.5 घंटा बाकी थी। गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम पड़ गई थी, लेकिन दूसरी जानिब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि आंखों के आगे बार बार अंधेरा सा छाने लगता था। 2-3 मरतबा तो मैं गिरते गिरते भी बचा था। मुझे सिर्फ चंद घूंट पानी की ज़रूरत थी। अगर वो कहीं से मिल जाते तो मैं 10 घंटे भी मज़ीद पैदल चल सकता था, बल्कि जान बचाने के लिए दौड़ सकता था। लेकिन पानी कहाँ से आता? मैंने ऊपर आसमान की जानिब देखा कि शायद बारिश का कोई इम्कान हो, लेकिन ऊपर सिवाय अल्लाह की ज़ात के और कुछ नहीं था। फिर मेरी नज़र बहुत ऊंचाई से गुजरते हवाई जहाज़ पर पड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस जहाज़ में बहुत सारा ठंडा पानी होगा, तरह तरह के मशरूबात होंगे। कितने खुशकिस्मत होंगे वो मुसाफिर जो जहाज़ में सफ़र कर रहे होंगे। गरज ये कि मुझे बस पानी की ज़रूरत थी और पानी के अलावा कोई और चीज़ मेरे जहन में आती ही नहीं थी। मैं ये सोचते हुए चलता जा रहा था कि एक बार घर पहुंच जाऊं तो इतना ज़्यादा पानी पीऊंगा कि फिर कई दिन मुझे प्यास ना लगे।
अचानक मेरा पाँव एक छोटी सी झाड़ी से टकराया और मैं मुंह के बिल जमीन पर आन गिरा और अगले कई मिनट इसी तरह पड़ा रहा। उठने की हिम्मत ही नहीं थी। अगर नीचे नर्म रेत ना होती तो शायद मुझे अच्छी खासी चोट लग जाती। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठ खड़ा हुआ। यहाँ लेटकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था कि मजीद कोशिश कर लूं। थोड़ा आगे जाकर वही परेशानी आ गई जो जाते वक्त सामने आई थी, लेकिन एक पगडंडी 3 या 4 समतों में मुड़ जाती थी और वहां पर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब कहाँ जाना है। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कोई मौजिज़ा ही मुझे उन भूल भलियों से निकाल सकता है, वरना कल शाम का ढलता हुआ सूरज मुश्किल से ही देख पाऊंगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश नासिर और वसीम की बात मान लेता तो शायद अच्छा होता। तीनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेते। ये भी मुमकिन था कि वो दोनों किसी मंजिल पर पहुंच चुके हों और मैं अभी तक मौत की वादी में घूम रहा हूं। ये ख्याल आते ही मेरा दिल मायूसी के अंधेरों में डूब गया। कभी कभी दिल करता कि कलमा पढ़कर इसी जगह लेट जाऊं और फिर खुद को मौत के हवाले कर दूं, लेकिन मौत को सामने देखकर जिंदगी की ख्वाहिश इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं चारों में से एक पगडंडी पर चल पड़ा। मुझे जिंदगी बचाने के लिए चलते जाना था, कम से कम जब तक मैं चल सकता था। रास्ते में कई बार मेरे सामने मुख्तलिफ पगडंडियां आईं और मैं किसी एक पर चल पड़ता था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने घर की जानिब नहीं जा रहा। जी हाँ, अपने घर की तरफ जाने वाला रास्ता तो मालूम नहीं मैं कहाँ पे छोड़ आया था, और अब तक 4 या 5 बार तो गलत मोड़ चुका था। अगर वाकई मैंने ऐसा किया था तो फिर अब मैं कहाँ जा रहा था। मैंने एक ऐसी जगह पर रुककर खुद से सवाल किया जहां पर रास्ता मजीद 3 समतों को निकल रहा था। मेरे अंदर से आवाज उठी कि तुम अपने घर नहीं जा रहे बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए मौत की इस वादी से कहीं दूर निकलना चाहते हो, बस जहां पर पानी के चंद घूंट मिल जाएं। मुझे इसी जगह पर पहुंचना था। फकत हल्क थोड़ा सा तर हो जाए तो फिर घर वापस जाने वाला रास्ता भी ढूंढ लूंगा। अपने अंदर की ये आवाज सुनकर मेरे दिल से एक बोझ सा उतर गया। अब मुझे घर वापस नहीं जाना था, ना ही मैं अपने घर पहुंच सकता था। मुझे इस जगह जाना था जहां पर पानी मिल जाए। ये बात वाज़े होते ही मैं एक पगडंडी पर चल पड़ा। अब अंधेरा मुकम्मल तौर पर उतर चुका था, जो लम्हा बा लम्हा गहरा होता जा रहा था। मेरे कदम एक मन वज़नी हो चुके थे, जिनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। अपने दोनों साथियों को रुखसत करने के बाद मुझे वहां से चलते लगभग 4 घंटे हो चुके थे और अब मैं किसी भी वक्त गिरने वाला था। प्यास की शिद्दत से आंखें अंदर को धंस गई थीं और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मैं इंसान नहीं हूं, फ़कत हड्डियों का ढांचा हूं जो किसी इन देखी ताकत के ज़ेर असर खुद ब खुद चलता जा रहा हूं। और फिर मज़ीद कुछ देर चलने के बाद मैं हिम्मत हार गया। हाँ, अब मुझे मर ही जाना चाहिए। इस हालत से मौत की आगोश में सो जाना ज़्यादा बेहतर और आरामदेह होगा, मैंने दिल में सोचा और फिर नीचे गिरने ही वाला था। कुछ दूर मुझे दरख्त का ही विलासा नजर आया। मैंने हाथों की उंगलियों से अपनी पलकों को ऊपर उठाया और गौर से देखा तो मेरा शक सही निकला, वो दरख्त ही था। मेरे दिल में एक मर्तबा फिर उम्मीद जागी कि हो सकता है ये दरख्त किसी आबादी के करीब हो, और अगर मैं किसी तरह दरख्त पर चढ़ गया तो फिर यकीनन मुझे किसी करीबी आबादी की रोशनियां नजर आ ही जाएंगी। यह ख्याल खासा खुशकुन था और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्त की जानिब बढ़ने लगा। इसी वक्त मुझे गीदड़ों के गर्रानी और सहराई लूमड़ी के बैन करने की आवाज़ें सुनाई दीं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। यहाँ पर ऐसे दरिंदा नुमा जानवर वाफिर थे जो रात होते ही झाड़ियों और बिल्लों से बाहर निकल आए थे, और 5 मिनट का फासला 15 मिनट में तय करके मैं दरख्त के नीचे पहुंच गया। उम्मीद की किरण दोबारा से फूट पड़ी थी। मैं इतना बेबस और लाचार था कि दरख्त के ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। इसके लिए मुझे कुछ देर जमीन पर लेटकर हिम्मत जमा करनी थी और फिर मैं दरख्त के नीचे रेत पर लेट गया। अब जमीन भी कदरे ठंडी थी, इसलिए लेटने से सुकून सा महसूस हो रहा था। मेरा एक हाथ बिलावजा ही रेत को खोजने में मसरूफ था। जैसे जैसे मैं रेत को हाथ से हटाता, नीचे से रेत मजीद ठंडी निकल आती और इसे छूकर मुझे राहत का एहसास होता था। फिर अचानक मेरे हाथ में एक सख्त सी चीज आ गई, जैसे लोहे का पाइप हो। मैंने इसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं नाकाम रहा। ये क्या चीज हो सकती है? मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हरकर उठ बैठा, जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टार्च रोशन की और इस जगह से जमीन खोदने लगा। 1 मिनट से भी कम वक्त लगा
اور وہ چیز میرے سامنے آ گئی. وہ بائک تھی جسے 4-5 گھنٹے پہلے ہم تینوں نے زمین کے نیچے دفن کیا تھا. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. میں نے اوپر درخت کی جانب غور سے دیکھا تو مجھے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی. یوں لگا جیسے آسمان میرے اوپر گر رہا ہو. میں 5 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد پھر اسی جگہ آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا. میرا دل کیا کہ دھاڑے مار مار کر روؤں. میں نے کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ حلق پھاڑ کر رونے کے لیے بھی طاقت چاہیے تھی جو میرے اندر نہیں تھی. میری موت اسی طرح لکھی تھی تو مجھے اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا. میں نے موبائل فون کی ٹارچ بند کی اور اسے اپنے قریب یہ سوچ کر رکھ دیا کہ اگر کسی مسافر کو میری لاش یہاں پڑی نظر آئی تو وہ موبائل سے میرے گھر والوں کا نمبر لے کر ان سے رابطہ تو کر لے گا نا. پھر میں نے بمشکل سے کلمہ پڑھا اور خود کو موت کے حوالے کر دیا. مجھے جو آخری چیز یاد تھا وہ گیدڑوں کی وحشت ناک آوازیں تھیں. آج رات ان کو گوشت ملنے والا تھا، تازہ انسانی گوشت. جاری ہے.